गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 23 है। वैसे दिखने में ये नंबर 23 ज़्यादा लगता है, बट चूँकि हमारे वीडियोस 30 to 40 मिनट्स के ही होते हैं, तो इफ़ेक्टिवली ये बहुत बड़ा लेक्चर या बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, 40 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली हम लोग एक वीडियो कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एकदम नया टॉपिक है। ठीक है, स्पेलिंग लेट मी चेक। डिरेंजमेंट। ये अभी तक हमने जितना भी चीज पढ़ा है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, जितने भी चीज, ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। बेसिकली डिरेंजमेंट का मतलब है आसान भाषा में पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट रॉन्ग प्लेसेज। बस, पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट रॉन्ग प्लेसेज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो लेटर है, लेटर जो आपने लिखा है L1 L2, दो लेटर है। तो लेटर को अब कम यूज होता है, लेटर को पहले लिख के हम लोग उसके इन्वेलप में, लेटर का जो इन्वेलप होता है उसमें डालते हैं। तो एक इन्वेलप है, एक और इन्वेलप है। क्योंकि दो लेटर है तो दो इन्वेलप है। मान लीजिए ये लेटर आपने अपने एक फ्रेंड को लिखा है, ठीक है, जिसका कि एड्रेस है मुंबई में। तो इन्वेलप में क्या होता है, एड्रेस लिखा जाता है। ये मुंबई वाला इन्वेलप है। और ये लेटर 2 है जो आपने एक फ्रेंड को लिखा है जो रहता है दिल्ली में। तो यू हैव टू लेटर्स L1 एंड L2 एंड corresponding टू these टू लेटर्स यू हैव टू इन्वेलप, मुंबई एंड दिल्ली। यहां सबसे इंपॉर्टेंट समझना क्या है कि इस लेटर के लिए एक डेजिग्नेटेड इन्वेलप है। मतलब आइडियली इस लेटर को कहां जाना चाहिए, दोनों में आप किसी इन्वेलप में नहीं डाल सकते हो। अरे आपने जब लिखा है मुंबई वाले फ्रेंड के लिए, तो ये मुंबई वाले इन्वेलप में जाएगा। इस लेटर को तो आप इसमें नहीं डाल सकते हो। उसी लॉजिक से जो लेटर 2 है जो आपने दिल्ली वाले फ्रेंड के लिए लिखा है, उसको इस इन्वेलप में डालोगे, और लेटर 1 जो मुंबई वाले फ्रेंड के लिए लिखा है उसको आप इसमें डालोगे। दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो, दिस इज व्हाट शुड बी डन, जो होता है, जो होना चाहिए। डिरेंजमेंट जस्ट उल्टा है। वो बोल रहा है नहीं, दो लेटर, ठीक है, ये आपने मुंबई वाले फ्रेंड को लिखा, ये आपने दिल्ली वाले फ्रेंड को, नो प्रॉब्लम। हम लोग उल्टा करेंगे, इस लेटर को इस इन्वेलप में डालेंगे। ऑब्वियसली जब आपने इस लेटर को इस इन्वेलप में डाल दिया तो नेचुरल है कि ये लेटर इस इन्वेलप में आएगा। क्योंकि एक इन्वेलप में एक ही लेटर हो सकता है। आप L1 को यहां डाल दिए तो L2 को यहां डालिएगा, बट ऑब्वियस है। तो कहने का मतलब है कि उल्टा अरेंजमेंट करने का कितना वे हुआ, वन वे। कौन सा वे, L1 यहां चला गया और L2 यहां चला गया। क्योंकि दो के केस में बड़ा सिंपल है ना, L1 अगर यहां चला गया तो मतलब L2 यहां चला जाएगा, ऑब्वियस है। तो बेसिकली देयर इज वन वे जिसमें आप उल्टा काम कर सकते हो, पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट रॉन्ग प्लेस। L1 को इसमें डाल दिए, L2 को इसमें डाल दिए। तो ये होता है डिरेंजमेंट। तो डिरेंजमेंट के लिए एक खास बात क्या है, रॉन्ग प्लेस में डालने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो व्हाट इज राइट प्लेस। आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि राइट प्लेस कौन सा है। मतलब L1 को डालने का राइट प्लेस ये था, क्योंकि ये मुंबई वाला लेटर है तो इसमें डालना था। L2 को डालने वाला ये था। तो ये डिरेंजमेंट में आपको समझना होगा कि गलत जगह डालने के वेज को डिरेंजमेंट बोलते हैं, बट पैरेलली यू मस्ट नो कि राइट वे, राइट स्लॉट, डेजिग्नेटेड स्लॉट कौन सा है। अब 3 में ले लीजिए, अगर मैं एक्सप्लेन करूं, 3 लेटर है L1 L2 L3। अब मान लीजिए इसके क्रॉसपॉन्डिंग 3 इन्वेलप है, E1 E2 E3। ठीक है,
अब इसमें भी डिरेंजमेंट करना है। अच्छा, एक्चुअल में आइडियली लेटर 1 E1 का है, लेटर 2 E2 का है, लेटर 3 E3 का। ठीक है, ये नॉर्मल सिनेरियो है। इसमें गलत क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज और हाउ मेनी वेज वी कैन कमिट मिस्टेक। कमिट मिस्टेक मतलब कि पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट रॉन्ग प्लेसेज। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज कंप्लीट डीअरेंजमेंट। तो पुटिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, पार्शियल नहीं, वो पढ़ेंगे आगे। पुटिंग ऑल द ऑब्जेक्ट एट रॉन्ग प्लेस मतलब लेटर 1 यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। लेटर 1 यहां नहीं जाएगा ऑब्वियसली, चूंकि ये तो सही जगह है ना, सही जगह नहीं जाना है। तो क्या क्या ऑप्शन है, मान लीजिए पहला ऑप्शन है लेटर 1 E2 चला गया, लेटर 1 E2 चला गया, एक ऑप्शन है। अच्छा, तो इस सीक्वेंस को पूरा कर लेते हैं। अगर लेटर 1 हमारा मान लीजिए E2 चला गया, ध्यान से देखिए, तो लेटर 2 के पास हमारे पास क्या ऑप्शन है, लेटर 1 E2 चला गया, लेटर 2 के पास क्या ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, लेटर 2 के पास अब दो ऑप्शन है, चूंकि E2 तो बुक हो गया। लेटर 2 या तो E1 चला जाएगा या लेटर 2 E3 चला जाएगा। मान लीजिए अगर लेटर 1 E1 चला गया तो ये E2 और ये चला गया E1, तो बचा क्या, लेटर 3 और E3। तो लेटर 3 को E3 में जाना होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। L2 E1 में अगर चला गया तो L2 E1 में चला गया, L1 E2 में, ये तो हट गया पूरा पोर्शन। अब L3 के पास E3 बचा, वो नहीं होगा। L3 कैनॉट गो टू इट्स प्लेस, यही तो डिरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब क्या करते हैं, लेटर 2 को E1 की जगह लेटर 2 को E3 में डाल देते हैं। अब देखिए, तो लेटर 2 चला गया E3, तो लेटर 3 के पास हो गया E1। तो ये एक हमारा दिस इज वन वे, ये हमारा एक तरीका हो गया। क्या, लेटर 1 E2, लेटर 2 E3 एंड लेटर 3 E1। तीनों देखिए गलत जगह है, लेटर 1 अपने जगह पे नहीं है, लेटर 2 अपने जगह पे नहीं है, ये एक वे हो गया। उसी लॉजिक से अब क्या करेंगे, दूसरा वे, L1 को यहां E2 में डाले थे, L1 को हम E3 में डाल देते हैं, E1 तो डाल नहीं सकते हैं। अब L1 को अगर E3 में डाल दिए तो L2 के पास क्या ऑप्शन है, L2 E2 तो जाएगा नहीं, तो L2 के पास एक ही ऑप्शन है E1। तो L3 के पास क्या है, E2। देख लीजिए, कोई अपने सही जगह नहीं गया। तो इसका मतलब दो वे हो गए, एक ये और एक ये। तो कंप्लीट डिरेंजमेंट मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट गलत जगह जा रहे हैं। ठीक है, पुटिंग ऑल द ऑब्जेक्ट एट रॉन्ग प्लेस। तो डिरेंजमेंट का डेफिनेशन हो गया, इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग ऑल द n ऑब्जेक्ट्स एट द रॉन्ग प्लेसेस। ठीक है, मैं लिख देता हूं, पुटिंग ऑल द n ऑब्जेक्ट्स एट रॉन्ग प्लेसेज। यहां पे रॉन्ग प्लेसेज का मतलब समझिए, कोई प्लेस रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग कहने का मतलब जो उस लेटर के लिए डेजिग्नेटेड जगह है उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट नो राइट प्लेस। तो राइट प्लेस को हम बोल सकते हैं डेजिग्नेटेड प्लेस। जो अभी तक मैं क्या बता रहा था कि L1 जो है उसको E1 में जाना है। लेटर इनवेलप के क्वेश्चन बहुत जाते आते हैं डिरेंजमेंट में। तो L1 के लिए E1 फिक्स्ड है, तो ये तो पता चल गया कि L1 के लिए E1 राइट प्लेस है, उसके अलावा जो भी प्लेसेज हैं वो रॉन्ग प्लेसेज है। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है टोटल डिरेंजमेंट, मतलब ऑल ऑब्जेक्ट गोइंग टू रॉन्ग प्लेसेज। आगे हम पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में पार्शियल, कि 6 ऑब्जेक्ट है, 6 प्लेस है, 4 ऑब्जेक्ट गलत जगह गया, 2 ऑब्जेक्ट सही जगह गया, पार्शियली। बट इसमें क्या है, टोटल n का n सभी गलत जगह पे गया। और इसमें पॉइंट क्या क्या है, ठीक है।
इसका जो एक्सप्रेशन होता है, अब बताता हूं, डीरेंजमेंट का जो रिजल्ट है जिसको डीएन बोलते हैं वो मैं लिख रहा हूं। प्रूफ इसका बहुत टफ नहीं है। प्रूफ यू कैन डू यूजिंग आईईपी, जो पिछले क्लास में मैंने बताया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो डीएन है, मैं पूरा लिख देता हूं, फुल डिरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एन का एन ऑब्जेक्ट रॉन्ग जगह पे चला जाए तो इसका रिजल्ट है, ध्यान से देखिए, एन फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल। बेसिकली ये 0 ही हो जाता है क्योंकि 1 बाई 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 माइनस 1 0। एक एक बार साइन चेंज होते रहेगा। 1 बाई 1 फैक्टोरियल था, अब 2 फैक्टोरियल, माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरह करके प्लस माइनस 1 टू द पावर n। अब ध्यान से देखिए, जब यहां इवन है, जैसे 4 है तो ये प्लस साइन है, तो जब इवन होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, तो dn जो है उसका ये रिजल्ट होता है n फैक्टोरियल, नीचे 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 माइनस प्लस माइनस प्लस करके लास्ट टर्म ये होता है। ठीक है, और dn है, n का जो वैल्यू, n अगर 7 है मान लीजिए d7, तो n 7 तक हम लोग जाएंगे। और ये क्या देगा? दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ फुल डीरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल d5, तो पहले तो वैल्यू निकाल के देखिए, इसमें पुट करके देखिए 5 क्या होगा। 5 फैक्टोरियल, n की जगह 5 रखिए, तो 1, पहला 1 एज इट इज रहेगा, माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2, कहां तक जाएंगे? 5 तक, माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, यहां तक हम 5 फैक्टोरियल तक जाएंगे। ठीक है, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 के 20 3 60 120, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, सॉरी, माइनस 3 फैक्टोरियल 6 प्लस 24 माइनस 120। अब देखिए ये कट गया, तो 120 और हाफ है तो 60 माइनस 20, 24 है और 5 है माइनस 1, तो 60 में 20 के 40, 45 माइनस 1 44। मतलब D5 का वैल्यू आ गया 44, इसमें n की जगह 5 रखने से। मतलब है कि अगर आपके पास D5 का क्या मतलब हो गया? कंप्लीट डीरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। dn होता है कंप्लीट डीअरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट, तो यहां पे n 5 है। मतलब अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, 5 लेटर हैं और उसके क्रॉसपॉन्डिंग 5 इन्वेलप हैं, तो कितने वेज में आप पांचों लेटर को पांचों इन्वेलप में डाल सकते हो, सच दैट नो इन्वेलप गोज टू इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। मतलब कि आप ऐसे देखो, L1, L2, L3, L4, L5, E1, E2, E3 इन्वेलप है ये, E5, कितने वेज में आप लेटर को इन्वेलप में डालोगे जिससे कि सारे के सारे लेटर गलत जगह जाएं। गलत मतलब L1 कहीं भी जाए इसमें नहीं आए E1 में, L2 कहीं भी जाए E2 में नहीं आए, L3 कहीं भी जाए E3 में नहीं आए, L4 कहीं भी जाए E4 में नहीं आए, L5 कहीं भी जाए E5 में नहीं आए। तो नंबर ऑफ कितने होंगे इसके वेज? दैट इज D5, दैट इज 44। तो ये डीरेंजमेंट का फॉर्मूला से आप यूज करके, बट अगेन दिस फॉर्मूला इज फॉर कंप्लीट डीरेंजमेंट। मैं उस पर बार बार फोकस कर रहा हूं। जेईई एडवांस्ड में 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आया है पार्शियल डीरेंजमेंट पे कि 6 ऑब्जेक्ट है, 2 गलत जगह गया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? n ऑब्जेक्ट है, n में n सभी गलत जगह गया। चलिए, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग D1 से D5 तक का वैल्यू निकल। D5 तो अभी निकाला हमने, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर DN। आप इसको सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि एडिशन है, वो हम लोग लिखेंगे बाद में।
अब हम लोग शुरू कर देते हैं, एक एक वैल्यू निकालना। D1, D1 का मतलब क्या है? पहले एक ऑब्जेक्ट, D1 मतलब क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट मतलब एक लेटर और एक इनवेलप। तो यार इसके केस में दिक्कत है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि गलत जगह पे जाए। अरे एक ही लेटर है, एक ही इनवेलप है, तो आपको इसी में डालना होगा ना। तो इस केस में रॉन्ग होने का वेज 0 होगा, और आप देखिए उससे भी 0 ही आना चाहिए। D1 रखेंगे तो N1 है तो 1 फैक्टोरियल 1 माइनस, यहां से शुरू होता है तो n बराबर 1 है तो यहां तक आएंगे, मतलब 1/1 फैक्टोरियल तक। तो 1 माइनस 1 में वो 1 माइनस 1 0, तो ये 0 आ गया। तो मैथमेटिकली भी 0 आया, और लॉजिकली भी सोचिए तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही इनवेलप है, तो पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, D2, n की जगह 2 रखिए, ये हो गया 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 तक आएंगे। तो 2 फैक्टोरियल इज 2, ये 0, 1/2, तो ये 1 हो गया। मतलब D2 का वैल्यू आ गया 1। D2 मतलब दो ऑब्जेक्ट, दो इनवेलप, कितने वेज में रॉन्ग कर सकते हो? तो देख लो, ये दो अगर लेटर है, दो इनवेलप है, तो गलत करने, अभी बताया भी था मैंने शुरू में, गलत तो एक ही होगा ना। L1 को यहां आना चाहिए, तो अब क्या होगा? L1 यहां नहीं आके L1 E2 के पास चला गया, तो बाय डिफॉल्ट L2 को यहां आना होगा। तो एक ही वे होगा जिसमें ये रॉन्गली अरेंज्ड हो सकता है, तो D2 इज 1। उसी लॉजिक से आप D3 निकालिए। तो 6 ये कट गया, 1/2 माइनस 1/6, तो 3 ये क्या इतना हो गया आपको? 3 माइनस 1 2, तो D3 हो गया 2। हमने 3 का 1 एग्जाम्पल समझाया भी था आपको, 3 लेटर 3 वैल्यू, 2 ही आया था। उसी लॉजिक से आप D4 निकालिए, 4 फैक्टोरियल 4 तक जाएंगे चूंकि 4 है, तो 4 फैक्टोरियल इज 24, ये तो कट गया, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24, तो ये 12 माइनस 4 प्लस 1, ये हो गया 9, तो D4 हो गया 9। ठीक है, D5 हमने निकाला था अभी, D5 आया था 44। तो D1 से D5 तक बेटर है, आप याद रखिए, और नहीं भी रखिएगा तो इट हार्डली टेक 5 सेकेंड्स टू कैलकुलेट। तो D1 से D5 तक इंपॉर्टेंट है, और आगे के लिए बहुत सारे अभी रिजल्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, D1 आ गया 0, D2 आया 1, D3 आया 2, D4 आया 9, D4 आया 44, और D6 आया, वो भी मैं एक बार आपको कहीं अगर लिखा होगा मैंने, आई थिंक समवेयर आई हैव रिटन, D6 होता है 265। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो D1 से D6 तक बेटर है, आप याद रखिए। वैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पिछला वाला D पता है तो आगे वाला नेक्स्ट D कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो D1 इज 0, D2 इज 1। इसका दो इंटरप्रिटेशन है, एक लॉजिकली और दूसरा मैथमेटिकली, जो फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट है। हाँ, ये हो गया। अब देखिए Dn जो है, अब इसको हम सिग्मा फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या है? -1 टू द पावर n, सॉरी, -1 टू द पावर n 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब इसको सिग्मा फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो देखिए n फैक्टोरियल तो बाहर आ जाएगा क्योंकि उसमें कोई सिग्मा है नहीं। अब इसको अगर आप सिग्मा फॉर्म में लिखना चाहें तो k बराबर 0 से n, देख लीजिए, -1 टू द पावर k बाई k फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए, पहला k 0, तो k जब 0 लेंगे तो -1 टू द पावर 0 1 हो गया, 1/0 फैक्टोरियल तो 1/1 1 हो गया। चलिए अब k 1 ले लीजिए नेक्स्ट, तो 1 लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो -1/1 फैक्टोरियल। 2 ले लेंगे तो प्लस, क्योंकि पावर इवन होने पे वो प्लस हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल, फिर -1/3 फैक्टोरियल। लास्ट जब n लेंगे तो -1 टू द पावर n/n फैक्टोरियल। सो दिस वी कैन राइट dn इन सिग्मा नोटेशन लाइक दिस। वो एक्सपेंशन के फॉर्म में है और ये सिग्मा के फॉर्म में।
ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। चलिए, तो आप जिस, बट अगेन मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज फुल डिरेंजमेंट या कंप्लीट डिरेंजमेंट। एन में एन का एन ऑब्जेक्ट गलत जगह जा रहा है, ठीक है। तो सिग्मा नोटेशन में आप इस तरह लिख सकते हैं। अब हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डीएन का, उसको हम लोग, और सारा रिजल्ट एक में प्रूव करूंगा, सारा रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द एक्सपेंशन ऑफ डीएन, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डीएन, ठीक है, एक एक करके मैं कराते जाता हूं, ठीक है। पहला, dn+1 is equal to n+1 dn plus -1 to the power n+1, but n belongs to natural number. dn+1 is equal to n+1 dn plus -1 to the power n. इस रिजल्ट का प्रूफ तो करेंगे हम लोग। सबसे रिजल्ट का खास बात क्या है, ये dn को और dn+1 को रिलेट कर रहा है। मतलब अगर आपको d5 पता है, मतलब n बराबर 5 यहां रख देंगे तो d5 आएगा, और यहां 5 रखने पे ये 6 आ जाएगा। तो अगर d5 पता है तो आप d6 बता सकते हो, d10 पता है तो d11 बता सकते हो। तो बेसिकली ये एक चेन बना देता है कि पिछले वाले dn के टर्म में अगले वाले dn को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखिए। ये चूंकि बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको पहले ले लेते हैं RHS को, n+1 dn प्लस, ध्यान दीजिए, -1 टू द पावर n+1, ठीक है। चलिए, dn का याद कीजिए क्या है रिजल्ट, n फैक्टोरियल k बराबर 0 से n -1 टू द पावर k बाई k फैक्टोरियल। हमने d1 को सिंपली सिग्मा में लिख दिया, प्लस ये जो बाहर है ये बाहर ही रहेगा। अब देखिए, n+1 मल्टीप्लाइड, ये तो सिग्मा के बाहर है ना, इसको तो सिग्मा से मतलब है नहीं, तो n+1 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, n+1 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल विल बी n+1 फैक्टोरियल। सिग्मा k बराबर 0 से n -1 टू द पावर k फैक्टोरियल, यही आ गया, प्लस ये। अब ध्यान से देखिए, अब हमको लाना क्या है dn+1 के फॉर्म में, तो ऑलरेडी यहां n+1 तो आ गया, इसका मतलब यहां भी हमको 0 से n+1 तक जाना होगा। तो इसको अगर हम पहले हम चले जाते हैं k बराबर 0 से n+1, ठीक है, पहले हम k बराबर 0 से n+1 चले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहां समझिए, हमको जाना था n ही तक, हम तो इसी को कॉपी कर रहे हैं ना, बट हमने एक्स्ट्रा क्या ले लिया, हमने एक्स्ट्रा ले लिया n+1। जब सिग्मा n+1 तक जाता है तो इसका मतलब पहले n तक गया, पहले n तक गया और एक एक्स्ट्रा हमने ले लिया, n+1 वाला को हमने एक्स्ट्रा ले लिया। तो अगर हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये कंसेप्ट समझिए, हमको लेना था 0 से n, हमने n+1 ले लिया, तो जो एक्स्ट्रा ले लिया n+1 वाला उसको हम सब्ट्रैक्ट यहां पे -1 टू द पावर n+1 बाई n+1 फैक्टोरियल ये कर दी। ये इंपॉर्टेंट है समझना, इस स्टेप से इस स्टेप पे 0 से 1 था, n+1 लिए, ठीक है, पूरा ले लिए, लेकिन अब हम n+1 वाला पोर्शन घटा दिए, तो ये वही आ गया, प्लस -1 टू द पावर n+1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको क्यों हमने किया था, क्योंकि हमको इसको dn+1 के फॉर्म में लाना था। n+1 फैक्टोरियल सिग्मा k बराबर 0 से n+1 -1 टू द पावर k बाई k फैक्टोरियल, ये हो गया माइनस। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा -1 टू द पावर n+1 यहां, और फिर प्लस भी है, सेम टर्म प्लस में भी है,
तो ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से -1 टू द पावर n+1 माइनस साइन में है, यहां से प्लस साइन में, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ आपका बचेगा ये n+1 तक, एंड दिस इज नथिंग बट dn+1, dn+1, ठीक है। dn+1 ये वाला आ गया। तो dn+1 को dn के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्यों dn+1 हुआ? क्योंकि अभी आपको बताया ना dn क्या होता है, n फैक्टोरियल, यही होता है। तो dn+1 क्या होगा, n की जगह सिंपली n+1 रख दीजिए, बस। तो यही तो ये है ना। तो ये dn+1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये dn को और dn+1 को आपस में रिलेट करता है। जैसे अगर आपको मैंने बताया था d5 कितना बताया था, आई थिंक 44, ठीक है, d5 44। तो अब मैं आपसे पूछूंगा d6 बताओ, इससे एक ज्यादा वाला, ठीक है। तो हमको चूंकि d5 पता है, तो n की जगह 5 रखिए, तो क्या हो जाएगा d6, n अगर 5 रखेंगे तो 5 + 1 6, d6 इज इक्वल टू n 5 है, तो 5 + 1 6 मल्टीप्लाइड बाई d5, n 5 है, प्लस -1 टू द पावर n 5 है, तो 5 + 1 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई d5 +1 हो जाएगा। यहाँ ये दो ही चीज है, या तो ये कभी +1 होगा या -1 होगा, तो यहाँ +1 हो जाएगा। d5 कितना है 44, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 44 + 1 विच इज 265, और यही d6 आया भी था। अब d6 को यूज करके आप d7 निकाल सकते हो, d7 को यूज करके आप d8 निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहला। बट d6 तक बेटर है, अगर आपको याद है तो इट्स वेरी हेल्पफुल, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसको तुरंत एक्सपेंशन से या इस रिजल्ट से अगला वाला dn निकाल सकते हो। चलिए, ये हो गया रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। b dn+1 इज इक्वल टू n dn + dn-1, where n belongs to n is a natural number, ठीक है। ये भी आप प्रूव कर सकते हो, RHS को पहले एक्सपेंड करो सिग्मा फॉर्म में, यू विल गेट द LHS, ठीक है। इसमें क्या है कि ये dn और dn-1 दो को अगर हम जोड़ देंगे dn + dn, जैसे आप n बराबर रख दीजिए 5 फॉर एग्जाम्पल, अब चेक कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 6, n रख दिए 5, dn इज d5, dn-1 इज d4, ठीक है। d5 कितना होता है, अभी हमने निकाला था 44, d4 कितना होता है, अभी हमने निकाला था 9, तो 44 + 9 कितना हुआ 53, तो 53 गुने 5 विच इज 265, यही आ गया, ठीक है। तो dn+1 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई dn + dn-1, ठीक है। चलिए, ये रिजल्ट नंबर 2 है। बेसिकली ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो आपको रिलेट करते हैं एक dn को पिछले वाले dn से। अब जो थर्ड है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्शियल डीरेंजमेंट। अच्छा, इसका डीरेंजमेंट का स्पेलिंग है DE, ये डी अरेंजमेंट नहीं है, इट्स नॉट डी अरेंजमेंट, इट्स DERANGEMENT, ठीक है। पार्शियल डीरेंजमेंट का क्या मतलब है कि आपके पास 6 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6 स्लॉट है, मतलब 6 लेटर है, 6 इन्वेलप है, 6 को किसी न किसी इन्वेलप में डालना है, ऑब्वियसली एक इन्वेलप में एक लेटर, सारे गलत जगह नहीं हो, मतलब कि आपके पास 6 लेटर है, 6 इन्वेलप है, ऐसे डालना है कि 6 में सिर्फ 2 जो है वो रॉन्ग प्लेस में जाए। ऑब्वियसली अगर 2 रॉन्ग में जाएगा इसका मतलब बाकी 4 राइट प्लेस में जाएगा, ये तो नेचुरल है ना। 6 में अगर 2 गलत जगह गया इसका मतलब है कि बाकी 4 जो था वो सही जगह गया।
तो इसमें सारा का सारा रॉन्ग जगह नहीं जाता है, कुछ रॉन्ग जगह जाएगा और बाकी नेचुरली राइट जगह जाएंगे। तो इसका भी रिजल्ट बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट है जिसको आप डिरेंज करना चाह रहे हो, इसमें r ऑब्जेक्ट जो है n में से गोज एट रॉन्ग प्लेस, मतलब n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट जो है, मतलब 10 में 5 हो, जैसे इसमें देखा हमने 6 में 2 है, इट गोज एट रॉन्ग प्लेस। अच्छा, अगर r ऑब्जेक्ट रॉन्ग प्लेस पे जाता है, इसका मतलब है n माइनस आर ऑब्जेक्ट गोज एट राइट प्लेस। आप इस तरह भी सोच सकते हो। मतलब हो सकता है क्वेश्चन में आपको यह दे दे कि 6 लेटर है, उसको ऐसे डिरेंज कीजिए कि 4 सही जगह जाए, तो योर फोकस शुड बी गलत जगह जाने वाला। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज नहीं करना है। अगर 6 में बोल रहा है कि 4 सही जगह जा रहा है, इसका मतलब 2 गलत जगह जा रहा है, तो ये जो गलत जगह जाने वाला नंबर है वही हमारा r है। r ऑब्जेक्ट गोज एट रॉन्ग प्लेस, इट मींस बाकी सही जगह जाएगा। तो ऐसे केसेज का जो डिरेंजमेंट होगा दैट विल बी पार्शियल डिरेंजमेंट, और इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ये कोई सिंबल आपको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई सिंबल है, ये मैं समझाने के लिए। इसका मतलब क्या है, अभी तक हमने पढ़ा dn। dn क्या था, फुल डिरेंजमेंट था, मतलब n में n सारे गलत जगह जाए। अब ये क्या है, d जिसमें n में r गलत जगह जाए। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं d3/2, मतलब 3 ऑब्जेक्ट को डिरेंज किए, जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट गलत जगह जाए। तो 2 गलत जगह जाए, इसका मतलब 1 सही जगह जाए। तो इसका रिजल्ट होता है DNR NCR, ठीक है, NDR। ये बहुत सिंपल रिजल्ट है, ठीक है। DNR मतलब n ऑब्जेक्ट को मैं डिरेंज कर रहा हूं, लेकिन उसमें सिर्फ r ऑब्जेक्ट गलत जगह जा रहा है, तो इट्स नॉट द फुल डिरेंजमेंट। इसका होता है NCR। NCR यू नो, n हो गया टोटल ऑब्जेक्ट, r हो गया जो गलत जगह जा रहा, एंड DR हो गया, जब r आपको पता है तो उसका d निकाल लीजिए। एंड ऑब्वियसली DR का फॉर्मूला क्या होगा, DR का फॉर्मूला वही होगा जो dn का था, r फैक्टोरियल वही जो dn में हमने लिखा था, ठीक है, सेम। तो dr जो है वो आप इस तरह एक्सपेंड करके लिख सकते हो। तो dn/r, n/r मतलब n ऑब्जेक्ट में r गलत जगह जा रहा है, तो NCR dr। तो हमारा फोकस ये है कि जो गलत जगह जा रहा है वो हमारा रेफरेंस फ्रेम है, वो हमारा रेफरेंस है। तो ऐसे केसेज को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिरेंजमेंट, ठीक है, कंप्लीट डिरेंजमेंट नहीं है, ये पार्शियल डिरेंजमेंट है। चलिए, वी विल डू वन क्वेश्चन। कभी कभी क्या होगा, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो दे देगा आपको। अच्छा चलिए, क्वेश्चन में करा लिखता हूं तब बेटर आप समझ पाओगे। ए पर्सन राइट्स लेटर टू 6 फ्रेंड, ठीक है, ए पर्सन, लैंग्वेज में लिख ही देता हूं, राइट्स लेटर टू हिज 6 फ्रेंड्स, टोटल वो 6 फ्रेंड को लेटर लिखता है, एंड एड्रेस द क्रॉसपॉन्डिंग इनवेलप। ऑब्वियसली लेटर जब आप लिखोगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप इनवेलप बनाओगे ना। पहले फ्रेंड को लिखें जो पटना में है, तो उसका एड्रेस लिखेंगे इनवेलप में, तो वो उसका फिक्स्ड हो गया। दूसरे के लिए इनवेलप बनाएंगे, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए, तो 6 लेटर बना और 6 इनवेलप बन गया, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर बी प्लेस्ड, लेटर बी प्लेस्ड इन इनवेलप, यहां तक तो सब नॉर्मल है, सच दैट, अब कंडीशन देखिए क्या है, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, 2 ऑफ देम, मतलब 2 लेटर की बात कर रहा है, 2 ऑफ देम गोज टू रॉन्ग प्लेस, ठीक है। फिक्स नंबर नहीं बता रहा है, 6 लेटर है, 6 इनवेलप है, ये नहीं बोल रहा है कि 3 गलत जगह जाए, 4 गलत जगह जाए, नो, कम से कम 2 गलत जगह चले जाए।
तो यार कम से कम 2 जाए तो क्या क्या ऑप्शन है, या तो 2 गलत जगह चले जाए, 2 लेटर रॉन्ग प्लेस पे, या केस 2 3 रॉन्ग प्लेस पे, प्लस केस नेक्स्ट क्या होगा 4 रॉन्ग प्लेस पे, नेक्स्ट क्या होगा 5 रॉन्ग प्लेस पे, और क्या हो सकता है 6 में 6 रॉन्ग प्लेस पे। यही पॉसिबिलिटी है ना, मिनिमम 2 होना चाहिए, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, सॉरी, ठीक है। तो अब आपको पता है हर का वैल्यू निकालना। 6 लेटर उसमें 2 गलत जगह जाए, याद कीजिए ये रिजल्ट, DN/R इज इक्वल टू NCR एंड DR, पार्शियल वाला। 6 लेटर है, 2 गलत जगह चला गया, तो N तो फिक्स्ड है 6, टोटल लेटर 6 है। अब 2 गलत जगह जाए तो हमारा रेफरेंस क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं D6/2, 6 में 2 गलत, 6 में 3 गलत, अगला केस हो सकता है 6 में 4, अगला केस हो सकता है 6 में 5, और लास्ट 6 में 6। ये तो फुल डिरेंजमेंट हो गया, ये सारा गलत, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट देखिए, ये क्या होगा D 6 में 2 तो 62 NCR 62, और DR क्या है जो गलत, इसमें कितना गलत जगह जा रहा है 2, तो D2। उसी लॉजिक से 63 6 में 3 जा रहा है D3, प्लस 64 D4, प्लस 65 D5, प्लस 66 D6, ठीक है। D2, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। अब 62 का वैल्यू देख लीजिए क्या होता है 6C2, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 तक कट गया तो 5 6 30/2 15, 15 D2। 63 कितना होगा 3 इधर 3 उधर, तो 6 5 4 और 6 5 20 D3। 62 अगेन जो 64 होगा वो 62 ही होगा, चूंकि NCR इज NCR-R, तो ये 15 D4। 65 6 हो जाएगा D5, प्लस 66 1 हो जाएगा तो D6। तो इस तरह आप इसको बना, इसका वैल्यू आपको D2 D3 D4 D5 D6 का पता है। D2 का वैल्यू कितना होता है 1, अभी हमने पढ़ा था ना, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है अगर कहीं गलत नहीं हो, D1 0, D2 1, D3 2, D4 9, D5 45 एंड D6 265। ये आपको D1 से D6 याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप डाल के फॉर्मूला पे देखिए। तो D2 कितना था 1, प्लस 20 D3 इज 2, प्लस 15 D4 इज 9, प्लस 6 D5 इज 44 एंड D6 इज 265। अब इसको जोड़ लीजिए, 15 गुने 1 ये हो गया 15, प्लस कितना है 20 गुने 2 40, 15 गुने 9 135, 6 गुने 44, तो 40 गुने 6 हो गया 240, और 24 264 प्लस 265, तो 40 प्लस 15 55, 55 प्लस 35 90, तो 190, प्लस ये हो गया आपको 5 4 9, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5, तो ये हो गया 719। आंसर इज 719। एक बार मैं चेक कर लूं 719, ठीक है। तो कभी कभी ये देगा एटलीस्ट 2, तो पहले 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो पार्शियल डिरेंजमेंट को हम यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू। 6 में 2 गलत जगह जाए तो इसको D62 लिखेंगे, दैट इज NCR D2 DR, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को डिरेंजमेंट जो आज मुझे बताना था दैट इज ओवर। अब डिरेंजमेंट का अगला क्लास में भी हम लोग 1-2 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एक जो जेईई एडवांस्ड में भी आया था, ठीक है। अब बताइए अगर आपको डिरेंजमेंट मान लीजिए नहीं आता है, यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ डिरेंजमेंट, और मैं इस क्वेश्चन को आपको बोलूं बनाने, तो याद कीजिए जब मैंने शुरू में ही बताया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो मैंने एक मेथड बताया था जो हर लेक्चर में कहीं ना कहीं मैं उसका जिक्र कर देता हूं, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि आपको बुक में इस नाम से मिलेगा।
कॉम्प्लीमेंट्री मेथड माने बड़ा आसान कंसेप्ट है, जो पूछ रहा है वो टफ है बताना, तो वो पता कर लो जो जस्ट उसका उल्टा है। जैसे अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर आपसे पूछे कि 40 बच्चे में अच्छे बच्चे कितने हैं, आपको नहीं पता है, बट हो सकता है आपको ये पता हो कि गंदे बच्चे कितने हैं, तो 40 में वो घटा दो। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री मेथड मतलब होता है फेवरेबल वेज जो हमको चाहिए इज इक्वल टू टोटल वेज माइनस अनफेवरेबल वेज जो हमको नहीं चाहिए। यही सिंपल कंसेप्ट है। हमसे पूछे क्लास में कितने बच्चे अच्छे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, हमको नहीं पता है, बट हमको ये पता है कि 5 बच्चे जो है डिसिप्लिन नहीं है, तो 40 माइनस 5 आंसर विल बी 35। ये कब यूज करते हैं, आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन में भी देखा, ये यूज करते हैं जब ये निकालना इजी हो। बस इस केस में देखिए ये बोल रहा है कि 6 लेटर है, 6 इन्वेलप है, कम से कम 2 गलत जगह जाएं, कम से कम 2। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0 लेटर गलत जगह जाए, 1 लेटर गलत जगह जाए, 2 लेटर गलत जगह जाए, 3 लेटर, टोटल में पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, 3 लेटर गलत जगह जाए, 4 लेटर गलत जगह जाए, 5 लेटर गलत जगह जाए और 6 का 6 गलत जगह जाए। यही ना होगा, कुछ भी कीजिएगा तो या तो 0 गलत जगह जाए। 0 गलत जगह जाने का मतलब है कि सभी सही जगह, 0 गलत जगह जा रहा है मतलब ऑल लेटर्स आर गोइंग करेक्टली। या तो ये ऑप्शन है, या 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत, 5 गलत, 6, यही सारे पॉसिबिलिटीज हैं। इसके केस में बोल रहा है कि कम से कम 2 गलत जगह जाएं। इसका मतलब ये इस केस की बात कर रहा है, इस केस की, इस केस की, इस केस की, इस केस की। तो टोटल ये 5 केस की बात कर रहा है आउट ऑफ 7 केसेज। टोटल 7 केसेज हैं, यही 7 पॉसिबिलिटी है। ये बोल रहा है नहीं, इस 5 के वेज बताओ। अरे भाई, हम टोटल में अगर इन दोनों का वेज घटा दें, जो 2 केस बच गए, तो इजी है, क्योंकि 2 केस का निकालना आसान है। तो टोटल वेज क्या होगा? टोटल वेज 6 लेटर 6 इन्वेलप, एंड रिपीटेशन नहीं है, मतलब एक इन्वेलप में 2 लेटर नहीं डाल सकते हो, तो 6 लेटर 6 स्लॉट, तो टोटल वेज 6 फैक्टोरियल। इसी वे में आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। माइनस, अब हम वो केस घटाएंगे जो हमको नहीं चाहिए, मतलब ये और ये कौन सा केस है? 0 लेटर एट रॉन्ग प्लेस, प्लस या तो ये होगा, या चलो 1 लेटर एट रॉन्ग प्लेस। यही 2 पॉसिबिलिटी है जो हमारा अनफेवरेबल है। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 फैक्टोरियल इज 720, ठीक है। अब देखो 0 लेटर एट रॉन्ग प्लेस, इसको समझिए। 0 लेटर एट रॉन्ग प्लेस मतलब कि सारे 6 के 6 लेटर सही जगह चले जाएं। मतलब अगर 6 लेटर है L1, L2, L3, L4, L5, L6 और उसका इन्वेलप है E1, E2, E3, E4, E5, E6, सभी सही जगह जाए, मतलब ये अपने जगह जाए, ये अपने जगह, ये अपने जगह, ये अपने जगह, ये अपने जगह, ये अपने जगह। कितना वेज होगा? 1। एक ही तरीका होगा ना जिसमें सभी अपने जगह चले जाएं। तो 0 लेटर एट रॉन्ग प्लेस विल गिव यू 1 वेज। मतलब इसका मतलब है कि सारा लेटर सही जगह जाए, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा कि सारा लेटर सही जगह जाए। ये बड़ा अच्छा है, इसको समझिए। 1 लेटर एट रॉन्ग प्लेस, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। 6 लेटर है, उसमें बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ 1 लेटर जो है, इसको मैं थोड़ा अलग से समझाता हूं। 6 लेटर जो है वो गलत जगह, 1 लेटर एट रॉन्ग प्लेस, 6 लेटर में सिर्फ 1 लेटर जो है वो गलत जगह जाए, उसी का वैल्यू मैं लिखूंगा। अब इसको मैं थोड़ा समझा दूं आपको। इन्वेलप का ऐसा शेप बना देता हूं। E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6 एंड डेजिग्नेटेड है। इसका ये एक्चुअल इन्वेलप है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। अब हमको बताइए कि सिर्फ 1 लेटर गलत जगह जाए, बाकी 5 सही जगह चला जाए। अब हमको एक बात बताओ यार, मान लीजिए कोई 1 लेटर है L1, ये गलत जगह जाएगा, गलत मतलब E1 में नहीं जाएगा, ये चला गया E2 में। L1 जो है वो चला गया E2 में, ठीक है, या E3 में, E4 में, E5 में, E6 में, किसी एक में। हमने मान लिया L1 चला गया E2 में। तो L1 इज वो जो एक बोलते हैं
कि किसी ग्रुप में एक आदमी जो एक्सेप्शनल है वो L1 है। ये केस भी तो वही डील कर रहे हैं ना, 6 में एक गलत जगह जाए, ये गलत जगह चला गया। अब बताओ, जब ये E2 को ऑक्यूपाई कर लिया, E2 ओरिजिनल में किसका था? L2 का। E2 ओरिजिनल में किसका था? L2 का। अब बेचारा इसके लिए आप सोचो, क्या ये सही जगह अब जा सकता है? इसका सही जगह क्या है? L2 का सही जगह E2 है। मैंने क्रॉसपॉन्डिंग बनाया है, इस लेटर का ये इन्वेलप, इसका ये, इसका ये। तो L2 का सही इन्वेलप क्या था? E2। बट अब क्या ये E2 में जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि E2 को ऑलरेडी L1 ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अच्छा, उसी लॉजिक से मान लीजिए L1 जो है वो E5 में चला गया, गलत, एक को गलत में जाना है, L1 E5 में। तो यार अब L5 क्या करेगा? L5 जो है वो E5 में जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी E5 में ये आ गया है। तो इसके कहने का मतलब है कि 6 में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट गलत जगह जाए। नहीं, अगर ये गलत जगह जाएगा तो ये इसका भी खा जाएगा। अगर ये E5 में गया तो ये L5 को भी खा गया। अब L5 भी सही जगह नहीं जा सकता है, L5 को कहीं और जाना होगा। तो इफेक्टिवली 2 कम से कम लेटर हो जाएंगे जो गलत जगह प्लेस होंगे, कम से कम। तो अगर आपसे सिर्फ पूछे कि 6 में सिर्फ एक गलत जगह जाए, उसका नंबर ऑफ वेज 0 हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। तो आंसर विल बी 719, जो उससे आया था। तो आप बहुत बार कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से चीजों को बना सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड में खास बात क्या है? अनफेवरेबल वेज अगर निकालना इजी है फेवरेबल वेज से, देन गो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। इसको हम पीएनसी में भी यूज करते हैं और प्रोबेबिलिटी में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इसको डीरेंजमेंट से भी बना सकते हैं, पार्शियल डीरेंजमेंट से और कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से भी। तो ये डीरेंजमेंट का पहला लेक्चर था। ठीक है, कंसेप्ट इतना ही है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं विद सम न्यू क्वेश्चंस ऑफ डीरेंजमेंट। और टिल दैट टाइम यू डू मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाइए। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।